समाधान क्विज में आज समाधान क्विज में आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल के माध्यम से इस वीडियो में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, जिसमें आज हम टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो रहेगा वीडियो, उसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सिविक्स एंड पॉलिटिकल से रहेंगे, जो कि एक संविधान क्विज की पाठशाला रूप में आज आपके लिए एक वीडियो रहेगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे, जो कि 2021 का है। देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये संविधान क्विज जो है आपको कंटिन्यू रहेगी, जिसमें टॉप 100 वीडियो रहेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न रहेगा, सबसे पहला प्रश्न कि भारत का संविधान मान्यता देता है, यानी किसे मान्यता देता है, यानी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिकॉग्नाइज। अगर वॉइस क्लियर मिल रही है तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो धार्मिक और भाषाई जो अल्पसंख्यक हैं, उसको भारत का एक संविधान मान्यता देता है। अगर हम इसके फैक्ट को और भी अच्छे से अगर समझें तो भारत का संविधान जो है वो अनुच्छेद 29 के तहत, यानी 29 के तहत धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को एक सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया, परंतु भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। इस बात को हम लोग ध्यान रखें। और भारत अनुच्छेद 29 के तहत धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। और दूसरा हमारा प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो इसमें हमारा क्या जोड़ा गया, जिसमें 4 ऑप्शन हमारे हैं, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता को, इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में जोड़ा गया। इसको अगर हम इसकी बात कहें तो संविधान की उद्देशिका में जो है वो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया, वो की जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976, जिसे हम एक लघु संविधान भी कहते हैं, याद रखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यानी किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यह निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्टिकल जो 20 है, अनुच्छेद 20, उसमें इस बात को कहा गया है कि अनुच्छेद 20 किसी भी अभ्यर्थी या दोषी करार
व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कंपनी, वह परिषद व कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। यानी अनुच्छेद 20 2 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, यानी 20(2). यहाँ पर अगर हम कहें तो 2 इसके अंतर्गत इस बात को कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? तो जैसे बिलोबी, लास्की, डायसी, महात्मा गांधी। इस बात को किसने कहा है? तो इस बात को यानी क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें तो जो लास्की हैं उन्होंने कहा कि किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता करता है। तो यह इस बात को लास्की के अनुसार कहा गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसने विचार दिया था कि चूंकि समाज का स्वरूप संज्ञात्मक है, इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संज्ञात्मक होना चाहिए? यानी इस बात को किसने कहा? इसका क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस बात को भी लॉस्की ने कहा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा कि समाज का स्वरूप एक संज्ञात्मक है, इसलिए सत्ता का स्वरूप भी एक संज्ञात्मक होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं, यानी कौन रिट जारी कर सकता है? तो उसके लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जो हैं मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके, तो उच्चतम जो न्यायालय है वो अनुच्छेद 32(2) के तहत एवं उच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 226(a) के तहत अर्थात अगर हम कहें कि जो उच्चतम न्यायालय है वो 32(2) के तहत, और जो उच्च न्यायालय है हाईकोर्ट जिसे बोलते हैं वो 226(a) के फर्स्ट के तहत रिट जारी कर सकते हैं। ये जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध या अधिकार प्रच्छा एवं उत्प्रेक्षण, जिसे अगर बात करें संसद अनुच्छेद 32(3) के तहत किसी अन्य न्यायालय को इन रिटों को जारी करने का अधिकार दे सकती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है? इसमें हमारे 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें हमारे जो बहुलवादी विचारक हैं वो कौन नहीं है, इसमें से ये पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जॉन जो ऑस्टन है वो हमारे एक
बहुलवादी विचारक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी जो जॉन ऑस्टन जो है वो एक बहुलवादी विचारक नहीं है, क्योंकि जॉन ऑस्टन जो है 1790 और 1859 में एक इंग्लैंड के विधि शास्त्री थे। कौन थे? इंग्लैंड के एक विधि शास्त्री थे, जिन्होंने 1832 में एक अपनी पुस्तक लिखी, लेक्चरस ऑफ ज्यूरिप्रूडेंस में संभुरता एवं एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ है इन्होंने। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि परायेपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी है? तो इस बुक किस पुस्तक में दी है? इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, जिसमें हमारी दास कैपिटल है, द कम्युनिस्ट मैन पोस्टो है, यानी ये जो है वो पुस्तकों के नाम है। तो परायेपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने किस पुस्तक में दी है, जिसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी करेक्ट, यानी 1844 में द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844, यानी इस पुस्तक को कार्ल मार्क्स ने अपनी परायेपन की संकल्पना इस पुस्तक में की हुई थी, जो कि एक अलगाव का सिद्धांत या परायेपन की संकल्पना का वर्णन जो है किसने किया था? मार्क्स ने अपनी पुस्तक में, यानी 1844 वाली में की था। और मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति क्रमशः 4 प्रकार के अलगाव का शिकार करता है, जिसमें उत्पादित वस्तुओं से अलगाव, या प्रकृति से, या समाज से, या स्वयं से अलगाव। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हुआ? करेक्ट आंसर हमारा है डी नंबर, यानी द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 18,000 सॉरी 1844, यानी 1844 द, यानी इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमारे 10वें क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 161। इस आर्टिकल में जो है राज्यपाल क्षमा देने की शक्ति प्राप्त इसमें दी गई है इनको। यह राज्य विधि तहत के किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है, लेकिन याद रहे कि यह मृत्युदंड की सजा को जो है वो माफ नहीं कर सकते। चाहे किसी को राज्य विधि के तहत मौत की सजा मिली भी हो, तो ही उसे राज्यपाल की बजाय राष्ट्रपति से क्षमा की याचना करनी होगी, लेकिन राज्यपाल इसे स्थगित कर सकता है या पुनर्विचार के लिए कह सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें सही सुमेलित करना है। जैसे बात करें नाजीवाद, तो नाजीवाद जो है वो एक जर्मनी के थे,
कहाँ, एक इसमें जर्मनी हो जाएगा। अगर हम बात करें गिल्ड समाजवाद की, तो वो एक ब्रिटेन के थे। कहाँ, ब्रिटेन। फांसीवाद जो है वो इटली के थे, और फेबियनवाद जो ब्रिटेन के। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, सी। यानी इसका सही सम्मिलित करना है तो फांसीवाद जो है वो एक इटली के थे, तो इस वजह से ये करेक्ट है, और बाकी जितने भी हैं वो गलत हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष अपनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष अपनाया गया। 1950 में जो है, यानी 3 नवंबर 1950 को एक शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया, और शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1950 पारित होने से पूर्व संयुक्त राष्ट्र की संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था सुरक्षा परिषद थी। लेकिन इस प्रस्ताव को पारित होने के बाद सुरक्षा परिषद के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। इसका ऑप्शन 1950। निम्नलिखित कार्याधिकारियों पर विचार कीजिए। यानी इसमें जैसे कैबिनेट सचिव हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इसमें कार्याधिकारियों पर विचार करना है। तो 13 क्वेश्चन नंबर के लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका अगर विचार करें तो इसका हमारा इन पर क्रमशः दिखाना है। इसमें ऑप्शन जो है वो कुछ दिए नहीं गए। मैं इसको भी एक मिनट, प्राथमिकता के आधार पर इनको दिखाना है। यानी ये जो है इसमें करेक्ट कौन सा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मुख्य निर्वाचन आयोग और कैबिनेट सचिव, ये हमारे मुख्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसमें ए बी सी डी। तो द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक हमारे कौन हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, यानी आर एम मैकाइवर जो हैं, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा द मॉडर्न स्टेट, जो कि 1926 ईस्वी में लिखा। द वेब ऑफ गवर्नमेंट 1947 लिखी इन्होंने एक पुस्तक। दूसरी इनकी पुस्तक थी एलिमेंट ऑफ सोशल साइंस, जो कि 1921 में लिखी। लेकिन द मॉडर्न स्टेट 1926 में लिखी। इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर, यानी आर एम मैकाइवर ने जो 1921 में द मॉडर्न स्टेट पुस्तक लिखी।
निम्नलिखित का सही ऐतिहासिक कालानुक्रम बताइए। तो गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना और साइमन कमीशन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर, इसमें भी अगर बात करें क्रमशः होगा, इसमें कुछ ऑप्शन दिए नहीं गए हैं, यानी निम्नलिखित का सही ऐतिहासिक कालक्रम बताना है। तो सही ऐतिहासिक एक कूट के माध्यम से बताना है, जिसके ऑप्शन इसमें नहीं दिए हैं, जो कि आपको कूट जो है वो अभी हम आपको प्रदर्शित करते हैं। अब आपको शायद प्रदर्शित हो रहा होगा, हाँ। तो इसको सही कूट क्रम में बताना है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी नंबर। यानी अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस की रचना जो है वो 1885 ईस्वी में हुई थी। साइमन कमीशन की बात करें तो वो 1928 में हुई थी। और गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 1930 में हुई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में हुई थी। यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। यानी सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना, उसके बाद साइमन कमीशन आया, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन, और लास्ट में जो है भारत छोड़ो आंदोलन आए। इस प्रकार से ये ऐतिहासिक कालक्रम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में वर्णित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम लोग देखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी 256 और 263 इसका राइट आंसर। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन बन रहा है यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें संविधान की भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। और संविधान भाग में 11 के अनुच्छेद 245 और 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई, जबकि वित्तीय संबंध का उल्लेख भाग 7 में भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसने कहा राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका अस्तित्व जो है वो सदजीवन के लिए बना हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो यह बात अरस्तु ने कहा था कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई और उसका अस्तित्व जो है वो सदजीवन के लिए बना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु सत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी प्रभु सत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। यानी 1832 में जो है जॉन ऑस्टिन ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, लेक्चर्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में इस बात को इन्होंने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? यानी इस बात को किसने कहा था कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता? यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा डी नंबर, यानी रूसो ने इस बात को कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। और 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो भारत के संविधान में इस बात को कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन संविधान का अभिरक्षक है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भारत के संविधान का अभिरक्षक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, निम्नलिखित में से किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन दिया? यानी निम्नलिखित में से किसने मताधिकार के लिए समर्थन दिया? इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? यानी बी नंबर J.S. मिल ने। 1806 में इस बात को कहा था, 1806-1873 प्रतिनिध्यात्मक शासन का एक समर्थन करता था और वह स्त्रियों सहित सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान करने के पक्ष में, लेकिन उनका विचार जो है कि मतदाताओं में कुछ योग्यताएं अवश्य होनी चाहिए। इस बात को J.S. मिल ने, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर अगर बात करें तो 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि किसने लिखा कि एक असंतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है? यानी इस बात को किसने कहा था? तो इस बात को भी कहा था किसने? मिल ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा मिल, यानी एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना एक अच्छा है, इस बात को मिल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर। 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? कि किस चिंतक ने कहा था कि राज्य जो है वो व्यक्ति का बृहद रूप है? तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए है, यानी प्लेटो ने इस बात को कहा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्लेटो ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का एक बृहद रूप है। प्लेटो के एक मत और था कि राज्य किसी वृक्ष या चट्टान से नहीं परंतु उनमें निवास करने वाले व्यक्तियों को के चरित्र से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क की बजाय भावनाओं में संचालित था? यानी 24 के लिए अगर हम कहें तो इस बात को किसने कहा था कि मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क की बजाय भावनाओं में संचालित था? इस बात को भी रूसो ने कहा था और उन्होंने अपनी लेख लिखा था 1755 में कि प्राकृतिक अवस्था के मानव का वर्णन
करता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी की विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाए। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का के तहत इस बात को कहा गया कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर एक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करे और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? यानी राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो वो कौन सम्मिलित है इस कूट विधि के अनुसार हम लोग देखेंगे। इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम देखें इसमें तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है वो 6 अगस्त 1952 में भारत सरकार के कार्यपालिकी संकल्प द्वारा की गई थी, जिसकी अनुशंसा प्रथम पंचवर्षीय योजना में की गई। तो इसके जो प्रमुख होते हैं तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं। यानी अगर हम बात करें 1, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से यह किसका वक्तव्य है? प्रभुसत्ता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्यों की सर्वोच्च शक्ति है। यानी संप्रभुता जो है वो नागरिकों और प्रजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। तो इस बात को किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यानी जी बोंधा ने जो इस बात को कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए प्रति उत्तरदायी हैं? इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं वो आर्टिकल 75 में इस बात को कहा गया है, यानी अनुच्छेद 75 में। इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन हमारा है कि हु सेड दैट कांग्रेस वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड डुफरेन? यानी किसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरेन की दिमाग की उपज थी? यानी इस बात को किसने कहा? तो इस बात को लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि 1865 और 1928 में उन्होंने अभी एक पुस्तक लिखी यंग इंडिया, जो कि 1916 में लिखी हुई थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि उन्होंने कांग्रेस को लॉर्ड डफरेन के दिमाग की उपज बताया। किसने बताया? इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन देखेंगे। अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया? तो वो उसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा करेक्ट आंसर है यानी यदि भारत की अथवा किसी
भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण अगर खतरा उत्पन्न होता है तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वास्तविक युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से पहले भी कर सकता है। तो इसका 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में इस बात को कहा था, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो कि 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1978 में संविधान संशोधन हुआ, जो कि आंतरिक अशांति शब्द को इस बात में संविधान में प्रदर्शित किया गया। इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल निषेध से संबंधित प्रावधान सन्निहित है? यानी भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल निषेध से संबंधित प्रावधान सन्निहित है? तो उसका हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यानी 10वीं अनुसूची में 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो कि 1985 द्वारा इस बात को कहा गया, और 10वीं अनुसूची को 1985 में 52वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित फर्स्ट और सेकंड सूची के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अगर हम देखें तो जो हेगेल है, तो हेगेल किससे संबंधित है? वो तत्वशास्त्री से संबंधित है, यानी 4 नंबर। अगर हम ए का देखें तो वो 4 नंबर से मिलान करता है, यानी हेगल जो है वो किससे संबंधित थे? तत्वशास्त्री से संबंधित थे। अगर हम ऑस्टिन की बात करें तो वो एक न्यायवादी थे। कौन थे? न्यायवादी, यानी ज्यूरिडिकल जो थे वो ऑप्शन नंबर यानी सेकंड का कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। अब बात करें मैकाइवर जो है, मैकाइवर की अगर हम बात करें तो वो सी का जो है वो समाजशास्त्री थे। कौन थे? समाजशास्त्री। और गार्नर जो थे वो डिस्क्रिप्टिव थे, यानी विवरणात्मक थे। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हुआ? बी नंबर हमारा करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर, कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, इस कथन को इंगित करता है। तो इस कथन को कौन इंगित करता है? तो इस कथन को जो इंगित करने वाले हैं वो है बी नंबर, यानी सर्वाधिकारवादी राज्य, यानी सर्वाधिकार राज्य इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर, कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, यह कथन इंगित करता है। और वो जो कि सर्वाधिकारवादी जो राज्य है उसमें इस बात को कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 के लिए। 34 है कि विद्वानों को उनके द्वारा व्यक्त विचारों के साथ सम्मिलित करना है, यानी इसका हमारा करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? यानी किस विद्वान ने किस बात को कहा है उसके साथ सम्मिलित करना है। तो अगर हम बात करें इसमें थ्रेमी मेकर्स, यानी जो थ्रेमी मेकर्स हैं उस बात को किसने तो ये हमारा ए नंबर, यानी इसमें कहा था कि न्याय शक्तिशाली का हित है। इनका बिल्कुल ही करेक्ट है। यानी अगर हम देखें तो इसमें जो है जैसा कि ये क्रमशः दिया गया है सभी करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो नौकरशाही शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे वो कौन थे? यानी वो थे बिसेंट डी गॉर्न, यानी बिसेंट डी गॉर्ने जो थे उन्होंने नौकरशाही शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। किसने कहा कि स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है? यानी स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है।
अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थोड़ा कमेंट भी करते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको सही लग रहा है तो सही, गलत लग रहा हो तो गलत। आपको किस प्रकार से वॉइस चाहिए ये भी आप थोड़ा-सा अगर समझ में कुछ जल्दी अगर हो तो उस बात को भी कह सकते हैं। तो किसने कहा कि स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है? तो इसका कथन हमारा कौन-सा करेक्ट हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा यानी सीले ने इस बात को कहा था कि स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट कौन हो जाएगा? डी नंबर हमारा यानी सीले। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई? जैसा कि हमारे पास चार ऑप्शन है, इसमें कौन सा कथन करेक्ट हो जाएगा कि किस अधिनियम द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई? इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अधिनियम 1919 का भारत शासन अधिनियम में इस बात को द्वैत शासन की स्थापना की गई। इसमें 1919 में यानी ऑप्शन नंबर इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? यानी लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम जो प्रतिपादन किया था वो एल.एम. सिंघवी ने किया था, जो कि उन्होंने 1809 में एक जो स्वीडन में इसकी शुरुआत की थी 1809 में। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है और राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। इस बात को किसने कहा था? तो इस बात को कहा था हेराल्ड जोसेफ लॉस्की ने कहा था कि अधिकार राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होने वाली एक ऐसी अनुकूल परिस्थितियां और अवसर हैं जिनसे वह आत्म विकास में सहायता मिलती है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी नंबर, हेराल्ड जोसेफ लॉस्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। यानी इस बात को किसने कहा था कि शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है? तो वो कहा था लॉस बेल ने। किसने कहा था? लॉस बेल ने। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर इनके माध्यम से नियंत्रण स्थापित की गई। तो किसके माध्यम से स्थापित की गई? इसमें हमारे पास तीन है और चार ऑप्शन दिए गए, जैसे स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, पूरक प्रश्न। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी जो तीनों हैं 1 2 3, यह जो भारतीय संसदीय प्रणाली की सरकार सामूहिक उत्तरदायी के सिद्धांत पर आधारित है। स्थान स्थगन प्रस्ताव संसद में सार्वजनिक हित के अत्यावश्यक मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसको प्रस्तुत किया जाता है और इसके स्वीकार किए जाने वाले 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। अगर हम प्रश्नकाल की बात करें तो प्रश्नकाल यह क्या होता है? प्रश्नकाल यानी संसदीय प्रश्न। संसद की बैठक का पहला घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल के लिए रखा जाता है और इस समयावधि में सांसद प्रश्न पूछते हैं और आमतौर पर मंत्रीगण जो है उनके उत्तर देते हैं। प्रश्न जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, एक तारांकित, एक अतारांकित और अल्प सूचना नोटिस। तारांकित प्रश्न वह होता है जिस पर तारक बना होता है। यह प्रश्न मौखिक उत्तर की मांग करता है, अतः इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न उपागमों में से किस उपागम की दो मुख्य मांगें थी? प्रासंगिकता एवं कार्रवाई।
प्रासंगिकता एवं कार्रवाई जो है वो दो मुख्य उपागमों की मांग थी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी उत्तर व्यवहारवाद। किसके लिए मांग की गई थी? उत्तर व्यवहार के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर, यानी पोस्ट बिहेवियर। तो ऑप्शन नंबर बी पोस्ट बिहेवियरल, तो ये करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति ने मानव जात को दो स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा है। यह विचार किसका है? यानी प्रकृति ने मानव जाति को दो स्वामियों और सुख और दुख की अधीनता में रखा गया है। तो यह बात किसने कही थी? तो इस बात को बेंथम ने कहा था कि प्रकृति ने मानव को सुख और दुख नामक दो प्रभुत्वपूर्ण स्वामियों को शासन में रखा, सुख और दुख। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, बेंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित निम्नांकित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। जैसा कि हमारे पास दो कथन है, भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित हैं। दूसरा कहता है कि प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इन बातों पर तर्क देना है, इसका कथन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यानी ना तो फर्स्ट देता है और ना ही सेकंड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। भारत का सर्वोच्च सिविल अधिकारी कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? यानी पूना समझौता पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? तो पूना समझौता जो हुआ था वो 24 सितंबर 1932 में हुआ था, जिस पर डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना यह प्रावधान है। तो यह किस में कहा गया? ये क्या है? संविधान की प्रस्तावना में है, या राज्य की नीति निर्देशक तत्व में इस बात को कहा गया है, या फिर मूल अधिकारों में, या मूल कर्तव्य? तो इस बात को, यानी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना है। तो ये मूल कर्तव्यों में इस बात को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे वर्ष 1976 में, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। अगर बात करें तो इसके तहत संविधान के एक नए भाग, यानी चार का को जोड़ा गया था, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, मूल कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतरराज्य परिषद की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है? इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 की अगर बात करें तो ये राष्ट्रपति द्वारा केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। तो 263 में राष्ट्रपति द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी अंबेडकर की रचनाएं हैं? तो इसमें अंबेडकर की रचनाओं की अगर हम बात करें तो कौन सी हैं? अगर जैसे कि अगर बात करें एनी हेलेंस ऑफ कास्ट, जो कि 1936 में लिखी थी। थॉट ऑन पाकिस्तान 1945 में लिखी गई थी। और रनाडे गांधी एंड जिन्ना 1943 में लिखी गई थी। और अगर हम बात करें द बुद्धा एंड
हिजधम 1957 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इनकी जो अम्बेडकर जी की जो है वो चारों पुस्तकें अम्बेडकर जी की ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह कथन किसका है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने विरुद्ध विभाजित होती है। यानी द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है। तो इस बात को गार्नर ने कहा था। यानी अगर हम क्वेश्चन के अनुसार देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। राज्य के आवश्यक तत्व कौन से होते हैं? राज्य के आवश्यक तत्व कौन से होते हैं? तो 50 नंबर का हमारा कथन हो जाएगा, यानी राज्य के आवश्यक जो अगर तत्व देखें तो इस बात को जो गार्नर थे उन्होंने इस बात को कहा था, और गार्नर ने राज्य के 4 आवश्यक तत्व बताए थे, जो कि है भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। और अगर गार्नर के अनुसार देखें तो मनुष्य का समुदाय, एक प्रदेश जिसमें वे स्थायी रूप से रहते हो, या आंतरिक संप्रभुता तथा बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता, और जनता की इच्छा से कार्य रूप में परिणत। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन जो है एक लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी ईडब्ल्यू नीत्शे। कौन हो जाएगा? ईडब्ल्यू नीत्शे जो है वो लोकतंत्र के एक सिद्धांतकार नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन करेक्ट हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण संप्रभुता का नहीं है? इसमें 63 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्लीज कमेंट करिए। आप जितने भी लोग सभी लोग लाइव देख रहे हैं तो कमेंट भी करते चाहिए। जबकि गुड इवनिंग का समय है, आप लोग गुड इवनिंग भी कर सकते हैं। बस आप कमेंट करिए और आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, तो प्लीज लाइक भी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण संप्रभुता का नहीं है? तो जो संप्रभुता का लक्षण नहीं है वो हमारा कौन सा नहीं है? तो जिसमें हम देखते हैं कि पूर्णता, सार्वभौमिकता, अद्वितीयता, तो ये सब हमारे एक संप्रभुता के लक्षण है, जो कि विभाज्यता है। यानी डिविजिबिलिटी जो है वो एक संप्रभुता का नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे मृतक शरीर पर से ही होगा। यह कथन जो है किसने कहा था? यानी अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे मृतक शरीर पर से ही होगा। इस बात को किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था कि राष्ट्र 31वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में एक अम्बिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। यानी 31वें अधिवेशन 1916 में लखनऊ में अम्बिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, और यह अधिवेशन जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण था, जिसमें इन्होंने गांधी जी ने कहा था कि विभाजन स्वीकार करना है तो पहले मेरे मृतक शरीर से ही गुजरना होगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्यागपत्र दिया था? यानी निम्नलिखित में से किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को त्यागपत्र दिया था? तो इसमें 4 ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, यानी 1951 में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा बी नंबर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित
सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए। इस कथन को इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी 350 ए में इस बात को कहा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है? यानी किसने कहा कि समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, यानी लॉर्ड एकन ने इस बात को कहा था। इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा सी नंबर। अगर इसी रूप में देखें तो लास्की ने एक शब्द में कहा था कि स्वतंत्रता समानता के बिना एक सीमित गुंबद या सुराग के समान होगी और समानता स्वतंत्रता के बिना अर्थहीन होगी। इसी से मिलता जुलता जो कहा था कि समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ होगी, तो इस बात को कहा था लॉर्ड एकन ने। और अगर बात की जाए समानता स्वतंत्रता के बिना अर्थहीन होगी, तो अगर इस बात को पूछा जाए तो ये कहा था लॉस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों के वैध रूप में व्यक्त कर सके। वह सत्ता जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। तो यह कथन किसका है? 57 का हमारा कथन हो जाएगा राइट सी नंबर, यानी गार्नर के अनुसार इस बात को कहा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के चार प्रमुख तत्व थे? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध। यानी 58 के लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। यानी तिलक का राष्ट्रवाद आक्रामक था जो भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें उग्रवादी राष्ट्रीयता का अग्रदूत माना जाता था। सन 1899 और 1904 में इस बात को इन्होंने तिलक ने बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किसके अनुसार? तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? यानी जैसे कोई विदेशी रह रहा है तो वो किस प्रकार का दावा नहीं कर सकता है? तो वो व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता के लिए दावा नहीं कर सकता। इस बात को संविधान के भाग 3 में यानी अनुच्छेद 12 और 35 तक में इस बात के मौलिक अधिकारों का विवरण दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। यानी अगर बात की जाए कि विदेशी नागरिक को नहीं जो इस प्रकार से नहीं दिया जा सकता, मैं बताता हूँ कि धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता, अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रता के 6 मौलिक अधिकारों का संरक्षण। इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा ए नंबर, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 60 नंबर, भारत की संचित निधि से धन निकासी का प्राधिकार प्राप्त होता है। यानी भारत की संचित निधि से धन निकासी का प्राधिकार प्राप्त होता है किसे? तो वो भारत की संसद को होता है, यानी द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। भारत की संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 एक के तहत इस बात को कहा गया कि एक ऐसी निधि जिसमें सभी प्राप्तियां जो हैं धार ली जाती हैं और भुगतान जमा किए जाते हैं। यानी भारत की संचित निधि से धन निकासी का प्राधिकार जो प्राप्त होता है वो भारत की संसद को होता है। इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यह किसने कहा था कि हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता? यानी हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य जो है वो कभी नहीं हो सकता। तो इस बात को कहा था स्पिनोजा ने, यानी हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य कभी मनुष्य कभी नहीं हो सकता।
इस बात को स्पिनोजा ने कहा था। और हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था जो है समाजवाद समाजपूर्व भी है तथा राजपूर्व भी, जिसे हम कह सकते हैं। हॉब्स द्वारा वर्णित इस अवस्था में न तो समाज है और ना ही राज, तो इस बात को स्पिनोजा ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद की सबसे बड़ी समिति है, यानी संसद की सबसे बड़ी समिति हमें पूछी जा रही है, तो वो है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन जो समिति है, यानी द कमेटी ऑन एस्टिमेट्स, यानी प्राक्कलन समिति जो है इसमें 30 सदस्य शामिल होते हैं जो लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। और इन सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, मात्र 1 वर्ष के लिए होता है। तो इसका कथन जो राइट है वो बी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आप लोग नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जैसा कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, जिसकी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। जो भी इस पर हमारे लाइव देख रहे हैं सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए। और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप लोग हमारे ऐसी वीडियो को देखते रहें और प्लीज़ कमेंट करते रहें। कुछ भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सुमेलित करना है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड सूची को दिया गया है, उनको सुमेलित करना है। जैसा कि अगर हम फर्स्ट सूची में देखें कि बिपिन चंद्र पाल जो है वो किससे से संबंधित थे, यानी अगर बिपिन पाल को देखें तो वो, यानी अगर हम बिपिन पाल की बात करें तो वो किससे संबंधित थे, द सोल ऑफ इंडिया से संबंधित थे। किससे, यानी सी नंबर ए का सी, द सोल ऑफ इंडिया। अगर हम वही बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, तो वो संबंधित थे हमारे 4 नंबर यानी थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक स्टेटस पे। और एम के गांधी जो थे वो किससे संबंधित थे, वो थे हिंद स्वराज से, यानी सेकेंड नंबर। और बीजे तिलक थे फर्स्ट नंबर गीता रह से। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट ए हुआ। तो इस प्रकार से हमने वीडियो पूरा किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। प्लीज़ लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जो कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे इस वीडियो के साथ विदा लेते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।